होगी दूसरी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम ये समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल से कितनी होगी। अब स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, आप इसको ऐसा समझिए कि एक बॉल जो अंदर से खोखली है, जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी जो अंदर से खोखली होती है, बाहर बॉल होती है एक तरीके से, तो आप उसको प्लास्टिक की ना समझ करके आप उसको मेटल की समझ लीजिए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, आप ये मान के चलिए कि अंदर से पूरा वो खोखली है और उसकी एक सरफेस है स्फीयर सरफेस, राइट, हॉलो स्फेरिकल शेल जैसा होता है। अब यहां पर हमें ये समझना है कि जो शेल है उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये मेटल की बॉल है, मतलब अगर प्लास्टिक की है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन अगर मेटल की बॉल है तो ऑब्वियसली अगर आप इस पे थोड़ा सा भी चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस एरिया में उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक बॉल है, तो इसकी आउटसाइड फील्ड कितनी होगी, यानी कि उस मेटल शेल से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उस शेल के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी फील्ड इनसाइड द शेल। ये दो केसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं हम कैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर और शेल के बाहर दोनों केसेस में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये आपका एक शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर, राइट। पूरी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के अक्रॉस एक ऐसी सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी जो इसको एनक्लोज कर रही हो, राइट, क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है जिसके अंदर क्या बात होती है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, राइट। तो अगर हमें इसको गॉस लॉ से सॉल्व करना तो क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस एक ऐसा सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा जिसके अंदर ये शेल आ सके। तो ऑब्वियसली वो भी एक किस्म का क्या होगा, स्फीयर होगा। तो अब इस स्फीयर के अंदर ये ये मेटेलिक बॉल या मेटेलिक शेल मौजूद है। तो यहां इस सरफेस के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है मैं ये पता करूंगा। तो इससे मुझे पर क्या पता चल जाएगा कि इस शेल के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस शेल की दूरी मतलब इस सरफेस की दूरी इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो यहां इस केस के अंदर ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से बड़ा है। आगे एक केस और आएगा जिसके अंदर हम यहां पर देखेंगे कि ये स्मॉल r जो है इस कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के केस में r जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ा है और वो जो डिस्टेंस है वो किसका है, गॉसियन सरफेस का है। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले लेते हैं ताकि जगह बन जाएगी। ये ले लेते हैं गॉसियन सरफेस, ये रेडियस r है। तो ये गॉसियन सरफेस है। अब यहां पर आपको क्या समझना है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, राइट। प्लस अगर मैं इस सरफेस पे एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लेता हूं, इसका नाम है ds, तो इस रीजन के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड ही निकलेगा। क्यों, गॉसियन सरफेस क्या होती है, एक क्लोज सरफेस होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल। ये गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है तो एक क्लोज सरफेस है, तो इससे हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होगा, तो ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। और यही डायरेक्शन आपकी किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है। यही डायरेक्शन आपकी किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, राइट। अब हम ये समझेंगे कि इससे फ्लक्स कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, राइट। तो E डॉट ds यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos
0 डिग्री। cos 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, मतलब E ds हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये पॉइंट है, ऐसा ही एक पॉइंट यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, और हर जगह हर पॉइंट पे मान सकता हूं मैं, क्योंकि इन सब का डिस्टेंस इस सेंटर से बराबर है, r रेडियस, ये रेडियस पे ही चल रहे हैं। तो हर पॉइंट पे जब रेडियस की दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और क्या होगा? सभी ऐसी, ये ds एक है यहां पर, ऐसा एक और ds होगा, एक और, ऐसा करते करते सारे ds का हम क्या कर देंगे? क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? E ds का इंटीग्रल, यानी कि इस सरफेस के, जो गॉसियन सरफेस है, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, यहां पर मैं शेल का सरफेस एरिया नहीं बोलूंगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बोलूंगा, राइट? तो वो क्या होगा? 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली। लेकिन हमें ये पता है कि गॉस थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, उसका वो चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर चार्ज कितना मौजूद है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मान के चलिए कि इस सरफेस का जो चार्ज है, मतलब इस सरफेस की जो वो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है? सिग्मा। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि इस पूरी सरफेस पे जो चार्ज मौजूद है वो कैपिटल Q है। हमने माना कि शेल, ये शेल जो है, इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो कैपिटल Q है। तो यहां पर कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल, यही बात कहता है क्या गॉस थ्योरम, कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, तो इस सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज मौजूद है जितना इसकी शेल की सरफेस पे मौजूद है, राइट? तो शेल की सरफेस पे कितना चार्ज मौजूद है? कैपिटल Q। तो कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r का स्क्वायर। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल रिजेंबल करता है उस फॉर्मूले से जो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपने देखा होगा, अगर आपको याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का भी बिल्कुल यही फॉर्मूला आता है। अगर आपको नहीं याद तो आप पीछे एक वीडियो होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा, राइट? तो यानी कि इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं शेल से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो उसके लिए मुझे शेल जो है वो एक क्या दिखाई देता है? पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देता है। यानी कि ये पूरा का पूरा चार्ज मुझे एज्यूम कहां पर दिखाई देता है? सिर्फ सेंटर में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि चार्ज कहां नजर आ रहा है आपको? सेंटर पे नजर आ रहा है। r डिस्टेंस कितना है? ये है कि नहीं है? तो यहां पर सेंटर पे नजर आ रहा है आपको ये पूरा चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए एक्चुअल में सेंटर पे नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा शेल आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई पड़ता है, राइट? यहां से हमें एक चीज तो ये इन्फर होती है, यहां से हम एक इंफॉर्मेशन ये निकाल सकते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि अगर यहां पर मैं सिग्मा मान लेता हूं, इस पूरी सरफेस की क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फाई ई जो है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर इस सिग्मा, सॉरी यहां पर स्मॉल r नहीं आएगा, कैपिटल R स्क्वायर आएगा। देखिए इस सरफेस, ये शेल की जो सरफेस है उसके ऊपर Q चार्ज है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। तो मुझे अगर पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है निकालना है, तो यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। उसको मैं टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा, राइट? दिस इज यूनिट चार्ज, सॉरी एरिया पर यूनिट चार्ज, सॉरी ये है
चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज मौजूद है ये मुझे इसमें पता है, सिग्मा से पता चल गया। इसको मैं टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल चार्ज जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है वो इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं जरा इसको और इसको इक्वेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, E 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एक कैपिटल R स्क्वायर और नीचे स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो मेजरली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं, लेकिन ध्यान रखने के बेसिस पर आप ये भी सोच सकते हैं कि सिग्मा की फॉर्म में अगर मुझे मिल रहा हो तो फिर मैं क्या अप्लाई करूंगा, राइट। मेजरली सीबीएसई बोर्ड में इतना नहीं बताया जाता, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाए, बजाय इसकी जगह पर हो सकता है आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो इसको भी आप समझ सकते हैं किस वजह क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज लिया था उसकी जगह पर मैंने सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे टोटल चार्ज मिल गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मुझे करना था बाय गॉस थ्योरम, और उसी को मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वेट कर दिया जिससे ये आंसर आ जाता है, राइट। तो ये तो था आउटसाइड द शेल। अब हम बात करते हैं इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल के अंदर भी हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, मुझे फिर से गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है। यहां पर पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर खोखला है ये क्योंकि शेल है, जब ये एक शेल है तो अंदर खोखला है, तो मुझे क्या करना है, अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। अब यहां पर इसका जो रेडियस है वो क्या है, ये है स्मॉल r। तो इस केस में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। तो यहां पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रीजन अज्यूम करना पड़ेगा, और क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका रीजन जो होगा, क्योंकि स्फीयर है क्लोज सरफेस है, तो यहां पर ds जो मैंने अज्यूम करा उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी। देखिए यहां से नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के सरफेस से, राइट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अगर देखी जाए तो बिल्कुल सेम है। तो फ्लक्स निकालना मैथमेटिकली क्या होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। अगेन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको मैं E ds कह सकता हूं सिंपली, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, और ds यानी कि इस गॉसियन सरफेस का, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है, इस गॉसियन सरफेस का टोटल इंटीग्रल होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा, राइट। तो वो क्या आ जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर, ये आ गया आपका फ्लक्स। अब सवाल ये आता है कि गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि आपको जो गॉस थ्योरम कहती है वो ये कहती है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी कि जो भी सरफेस आप अज्यूम कर रहे हो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सारा चार्ज जो है वो तो शेल की सरफेस पर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से गॉसियन, ये जो शेल है ये खोखला है, और उसके अंदर में अगर मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहा हूं तो इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। जब कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहा है तो यहां पर जो बाय गॉस थ्योरम अगर मैं बात कर रहा हूं, बाय गॉस थ्योरम, तो phi e जो होता है वो चार्ज इनसाइड होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो चार्ज इनसाइड कितना है, 0 है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0। यानी कि किसी शेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शेल के बाहर इट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज, दिस शेल एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, लेकिन शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी।
राइट। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज और समझिए। सवाल यह है कि अगर मान के चलिए एक शेल की जगह कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, क्या होगा? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि एक मेटल की बॉल है जो अंदर तक फुल है, मतलब ऐसा नहीं कि खोखली अंदर से, अंदर तक बिल्कुल फुल भरी पड़ी है बॉल, मेटल से भरी पड़ी है, राइट। तो पूरा का पूरा जो सरफेस जो होगी, जो पूरा का पूरा बॉल होगा वो मेटल का है बना हुआ, अंदर कुछ भी एयर वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, पूरा मेटल का बना हुआ है। उस केस में क्या आपको देखने को मिलेगा? देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर जब होता है और उसको मैं चार्ज दूंगा तो उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता। ये क्यों नहीं रहता इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, राइट। तो सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? उसके अंदर भी सरफेस पे आ जाएगा। तो भले ही वो शेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और शेल के अंदर हम एक समझ चुके हैं कि शेल में अंदर खोखला रहेगा, एयर मौजूद रहेगी, वैक्यूम रहेगा, लेकिन शेल के जो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं उसमें पूरा का पूरा वो मेटल का बना हुआ है। तो चाहे मैं शेल की बात करूं, चाहे मैं सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, दोनों ही केसेस में जो चार्ज है वो सरफेस पे मौजूद होगा। और जब सरफेस पे मौजूद होगा, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो चाहे शेल हो, यही आपको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी। कंडक्टर के अंदर भी इनसाइड में जब बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के, तो वो इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है। देखिए, आर इनसाइड से जब बात कर रहा हूं, जब यहां से बात कर रहा हूं 0 से, तो 0 से आर चल करके कैपिटल आर तक पहुंच रहा है, राइट। ये आर की वैल्यू बड़ी होती जा रही एक पॉइंट आकर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, राइट। फिर ये कैपिटल आर से भी बड़ा हो जाएगा। तो जब आर स्मॉल है कैपिटल आर से, और फिर बड़ा होते 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 कैपिटल आर के बराबर पहुंच गया, एंड देन वो कैपिटल आर से और आगे निकलना शुरू हो गया, राइट। वो बड़ा हो गया कैपिटल आर से। तो आप देखेंगे कि टिल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब उससे हल्का सा पहले आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर से हल्का सा पहले ये 0 रहने वाला। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमने देखा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेकिन जैसे ही ये अपने कैपिटल आर में पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, यहां से शुरू हो जाएगी। तो यहां पर स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। तो उस केस में मान के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पर आर की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, उस केस की बात यहां तक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस केस के हिसाब से ये मिनिमम वैल्यू है स्मॉल आर की। तो जब ये मिनिमम हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम है तो न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्मॉल कैपिटल आर जो है इस केस के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल आर है, क्योंकि यहां पर आर कैपिटल आर से बड़ा है हर बार, राइट। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द मैक्सिमम। अब जैसे जैसे यहां पर ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी स्क्वायर के टर्म्स में, स्क्वायर के टर्म्स में कम होती जाएगी, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। दोनों के लिए सेम यही ग्राफ मिलेगा आपको, चाहे आप शेल की बात कर लो चाहे आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर लो, दोनों के लिए आपको यही केस मिलने वाला है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। देखिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो फर्क होगा उसकी वजह से आपको इस ग्राफ के अंदर फर्क देखने को मिलेगा। वो क्या है, वो किस तरीके से होता है, वो हम आगे। तो दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं जो हमने पहले समझा था कि किसी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली, हमने देखा था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में भी पीछे। अब हम देखने जा रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर अगर है, मतलब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है यहां पर, जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है तो उसके अंदर चार्ज सरफेस पे चला जाता है मूव ऑन करके, राइट। लेकिन जब एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर चार्ज जो है वो सरफेस पर नहीं सिचुएटेड होगा, बल्कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही सिचुएटेड होगा, राइट। वो कंडक्ट नहीं हो रहा है तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में सिचुएटेड रहेगा। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसके पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम के अंदर, मतलब इसमें अगर मैं कहूं तो इस तरीके से पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो लेट अस सपोज कि वो चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू, या ऐसा मान लीजिए क्यू है, राइट। तो इस पूरी वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो स्टोर्ड है। अब हमें इससे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड क्या होगा। देखिए ये समझिएगा बात को, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकालना चाहता हूं तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपने कंडक्टिंग में देखा है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में देखा है, ये शेल के केस में देखा है। क्योंकि उसके केस में जब आप आउटसाइड निकाल रहे हैं तो आउटसाइड आप एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे और उस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज आएगा जितना सरफेस पे मौजूद होने पर आता। तो हम आउटसाइड ना निकाल करके इनसाइड निकालेंगे, क्योंकि आउटसाइड का केस बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा सॉलिड स्फीयर में, कंडक्टिंग स्फीयर में देखा आपने, राइट। तो यहां पर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो अब हम इनसाइड, ये आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस, तो हम इनसाइड एक स्फीयर एज्यूम करेंगे। ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर कैपिटल स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है, राइट। इनसाइड की बात चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनसाइड में इसमें एक रीजन एज्यूम करेंगे जो कि डी एस होगा, तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, राइट। और इस रीजन के अंदर, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम करा है, इस रीजन के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद होगा वो पॉजिटिव चार्ज है, पूरे उसमें पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर मैंने माना है पूरे वॉल्यूम में है तो इतने वॉल्यूम में भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस तरीके से आउटवर्ड्स होगी, राइट। इसको हम ऐसा मान लेते हैं, आउटवर्ड्स होगी, राइट। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये दोनों की जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है, ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये क्या रह जाएगा, ई डी एस रह जाएगा। अब ई डी एस में से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस पे सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे और वो क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि हम ये सरफेस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, राइट। ये गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, राइट। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस से। लेकिन हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने क्यू इनसाइड को क्यू डैश लिखा हुआ है, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज से अलग होगा। सपोज कीजिए कि आपका पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसमें अंदर तक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपने जो वॉल्यूम कंसीडर करा है वो टोटल वॉल्यूम से थोड़ा छोटा है, तो कुछ चार्ज होगा जो इस छूटे हुए रीजन में रह जाएगा और आपके कंसीडर किए हुए एरिया के अंदर नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए ये चार्ज वो है जो आपके कंसीडर्ड गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है और ये टोटल चार्ज है जो इस पूरे स्फीयर के अंदर है, राइट। तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो लेट अस सपोज कि इसकी जो स्फीयर है, टोटल स्फीयर, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है,
पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज मौजूद है। ये बात आपको मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताई थी कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अगर मुझे यह बात पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं कि मेरी कंसिडर्ड की हुई गॉसियन सरफेस की जो वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज मौजूद होगा, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। अगर इस गॉसियन सरफेस का रेडियस r है तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है किसकी, इस गॉसियन सरफेस की। ये जो गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस मैंने अज्यूम करी है उसकी वॉल्यूम है ये, और इसको मैंने यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में कितना चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, ये मुझे मिल गया। ये क्यू डैश की वैल्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस। अब क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए तो मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और क्या होगा, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो इंटू आर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एक फर्क देखने को मिल रहा है, फर्क यह है कि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले आपने देखे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस आ रही थी। जितनी दूर का डिस्टेंस होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती चली जाएगी। अभी तक सभी केसेस में हमने यही ऑब्जर्वेशन देखी है, लेकिन ये इकलौता ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिल रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, यानी कि जितना दूर आप जाते जाएंगे सेंटर से उतनी ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती चली जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ क्यू अगर निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए मुझे पता है कि टोटल चार्ज जो मेरा है वो कितना है, कैपिटल क्यू, ये क्यू है, राइट। तो अगर मुझे क्यू डैश निकालना है तो क्यू डैश कितना निकलेगा, Q अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकलती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलती है टोटल चार्ज जो पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज Q, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहां पर कैपिटल आर क्यूब लिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर क्यूब लिया है तो ये टोटल इस स्फीयर की वॉल्यूम है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से। ये स्मॉल आर क्यूब वाली जो वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम है जो गॉसियन सरफेस की होगी जो मैंने एज्यूम किया है। तो इसके कंपेयर अगर हम करते तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू डैश की वैल्यू आ जाती है क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो अब स्मॉल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब को मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा और फाई ई क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये और ये दोनों सेम है तो इसीलिए हम इसको इक्वेट करेंगे। तो E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। इससे क्या आ जाएगा 1/4 पाई, अच्छा एक चीज रह गई है यहां पर, फाई इज दिस क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट रह गया था, राइट। तो यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब इंटू आर का स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर और ये क्यूब में से एक पार्ट का कैंसिल आउट हो जाएगा तो E कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपॉन में आर क्यूब। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्यू। अभी यहां भी आप देख सकते हैं कि R जो है स्मॉल r, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है। क्यों? जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हो, आपकी गॉसियन सरफेस बढ़ती चली जा रही है, उसका रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके अंदर में आने वाला जो चार्ज है वो भी बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा? यहां पर कम वॉल्यूम होगी तो कम चार्ज होगा, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम चार्ज भी बढ़ जाएगा उसके अंदर आने वाला, और वॉल्यूम बढ़ जाएगी और चार्ज आ जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर आने वाला चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। और जब ये गॉसियन सरफेस इस सरफेस के कोइंसाइड कर जाएगी, जो वॉल्यूम इसकी है सॉलिड स्फीयर की आउटर सरफेस है, उसके साथ में कोइंसाइड कर जाएगी, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाहर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पीछे उसमें देखा था, उसमें कंडक्टिंग वाले में और शेल के केस में। जैसा उसके केस में आउटसाइड था, बिल्कुल वैसा ही इसके केस में भी रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का, तो वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा आपको। जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती रहेगी। और मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखने को मिलेगी? जब ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर चलती रहेगी, और वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आप देख सकते हैं बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी आर के स्क्वायर के टर्म्स में। तो ये ग्राफ उस ग्राफ से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी उस केस में, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, अपना रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंडर में आने वाला चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, और चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी, राइट?